आइए, मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आपका क्लास 9 के नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा टॉपिक है सेल और आज हम लोग नए लेक्चर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। बीच में कुछ दिन तक आपको लेक्चर्स नहीं मिला होगा, उसके पीछे कुछ हेल्थ इशू रहे हैं। लेकिन अभी जो हम इससे पहले जो लेक्चर्स को डाले वो हमारा इंट्रो था। कहने का मतलब था कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने डाउट्स थे, मेनली जितने भी चीज़ हमको पढ़ने थे, यानी ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके लिए नए होते, जो 9th में आते ही आपको प्रॉब्लम करता, उन चीज़ों को मैंने सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो इस लेक्चर्स पे आने से पहले आप पिछले 2 लेक्चर्स को फालतू ना समझें। वो 2 लेक्चर्स हमारा पानी है। हमारा पानी कहने का मतलब हो गया कि जब आप किसी प्लांट को प्लांट करते हैं, जब कोई न्यू प्लांट लगाते हैं तो आपको उतना केयर करना पड़ता है, उसके लिए उसको पानी देना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, उसको सनलाइट देना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से सेल चैप्टर को पढ़ने के लिए जिन मेन चीज़ों की ज़रूरत आपको थी वो मैंने पिछले जो 2 लेक्चर्स में दे चुका हूँ। जैसे उसका एक झलकी अभी दिखाएंगे कि जो सारा चीज़ मैंने आपको इंट्रो में पढ़ा दिया था, जिन सारी चीज़ों को मैंने आपको इंट्रो में समझा दिया था, उसी पर एक टॉपिक अभी आपका खत्म हो जाएगा जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसका नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 नाम क्यों पड़ा, ये बात भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया। अब जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, क्या बोले, जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद से क्या हुआ कि इसमें क्रांति आने लगा। अब क्या हुआ कि छोटे छोटे चीज़ों को हम आसानी से देख पा रहे थे, ठीक है, और उसका अध्ययन हम और आसानी से कर ले पा रहे थे। इतना बात समझ में आ रहा है? तो आप लोग हमको बताइए कि सबसे पहले सेल का कहानी कहाँ से शुरू हुआ था। ये घटना 1665 की है। ये घटना 1665 से शुरू हुआ और इसके बाद 1674 में आपके पास लिवेनहुक नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने पॉन्ड वाटर में सेल को खोजा जो लिविंग था। उससे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा जो डेड सेल था, ठीक है, वो स्लाइस ऑफ कॉर्क में लाया था। ये सारा कहानी हम आपको पहले, ओए किधर ध्यान है तुम्हारा? कॉपी कहाँ है, बुक कहाँ है? ऐसे में पिट जाएगा फिर फालतू में, ठीक है, तो कॉपी वगैरह निकाल के रखा कर। इसके बाद की जो कहानी है वो कहानी हम 1831 में पढ़ते हैं। वो कहानी हम लोग कहाँ से लेते हैं? 1831 से। कहाँ से ले रहे हैं हम लोग कहानी? 1831 से ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं 1665 से। इसके बाद ये कहानी चलती है 1664 पर। इसके बाद ये कहानी चलती है 1831 पर। फिर ये कहानी चलेगी 1839 पर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर हम सीरियल वाइज डेट को याद रखें तो हमको किसी भी कॉन्सेप्ट को याद रखने में या पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि आप देखते होइएगा, घर में कोई भी सामान खो जाए तो आपको क्या पता चलता है कि अब जिस सामान को जहां से उठाए थे अगर वहीं पर नहीं रखा हुआ हो तो आपको पढ़ने में, खोजने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर वो सामान वहीं पर हो जहां पर उसको उठाए थे तो क्या होगा कि आप आसानी से समझ जाइएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? बात आप क्या कीजिएगा, आसानी से उस चीज़ों को समझ पाइएगा, मतलब उस चीज़ों को आप ढूंढ सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि अभी हम लोग सिस्टम वाइज पढ़ेंगे कि किस ईयर में कौन सा चीज़ आया और वो चीज़ आया तो कैसे आया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा? हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि डेट को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमको चीज़ों को याद करने में आसानी होगी, हम चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। और किसी चीज़ को आसान करना ही एक्चुअली में साइंस को यूज करना है। साइंस को यूज करना मतलब ब्रेन को यूज करना है। समझ आ रहा है मेरी बात? चलिए, ये बार बार कह रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। चलिए मेरी बात, कहानी 1665 से शुरू हुई थी जिसमें रॉबर्ट हुक नाम का एक शख्स, इन्होंने क्या किया कि डेड सेल का खोज किया। किसका खोज किया? डेड सेल का खोज किया। और इसका खोज ये स्लाइस ऑफ कॉर्क में किए थे, ठीक है, जिसमें हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर इनको मिला था। ये डेड सेल था। फिर 1674 में लिवेनहुक नाम के एक साइंटिस्ट क्या करते हैं कि लिविंग सेल का खोज करते हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद 1831 की घटना, कौन सी घटना? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया। किसका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज।
अगर कोई पूछे कि न्यूक्लियस का खोज कौन किया तो क्या बोलेंगे? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया। और कब किया? 1831। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आइएगा तो आपको हम बता चुके हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। 1839 में पुरकेंजी साहब, कौन? पुरकेंजी साहब ने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। ठीक है, याद रहेगा। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इन सारे पर हमने लास्ट लेक्चर में बात कर चुका। ठीक है, अभी मेनली आपको क्या समझना है कि अगर लास्ट लेक्चर आपके दिमाग में है, आप समझ पाते हैं, उसको ध्यान से आप देखे हुए हैं, तो इसको समझने में यहाँ से बहुत आसानी होगा। मेरी बात को समझिए। क्या हुआ कि जैसे ही अब प्रोटोप्लाज्म का खोज हुआ और हम आपको बताएं कि भैया जिस सेल के अंदर में ये प्लाज्म है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले हमको जो पढ़ने का जरूरी पड़ा वो हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हुआ क्या, अभी तक क्या हुआ कि अभी तक हमको ये पता चल रहा था कि ये सारे के सारे स्टडी हम लोग किस में कर रहे थे? सेल में कर रहे थे। तब जाकर दो साइंटिस्ट आते हैं, दो बायोलॉजिस्ट आते हैं, एक जूलॉजिस्ट और दूसरा बॉटनिस्ट। नहीं मिटा रहे हैं, पहले देखा करो, पहले समझा करो। लिखने का काम आप लेक्चर देख के कर लेना। लिखने के लिए यहाँ पर मत बैठिए, आधे घंटे लिखिएगा, आधे घंटे पढ़िएगा, तो ये 1 घंटा पढ़े। समझाने के बाद हम समय देंगे, उसमें लिख लीजिएगा। मेरी बात को समझिए। अब देखा गया ये सारा का सारा घटना कहाँ घट रहा है? सेल में घट रहा है। तो इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया। सिद्धांत में कुछ नहीं था, हमने आपको सेल को समझाने के लिए भी केमिस्ट्री का मदद लिया था। बोला था जो एटम करेगा वो सेल करेगा। तो जैसे एटॉमिक थ्योरी था, जैसे डाल्टन थ्योरी था, उसी तरह से इधर आकर सेल थ्योरी हुआ। ठीक है, इसमें 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, 2 बायोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हुए, एक जूलॉजिस्ट दूसरा बॉटनिस्ट। एक का नाम था सेडान और दूसरे का नाम था स्वान। दूसरे का नाम क्या था? स्वान। सेडान बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। अभी तक इन्होंने सेल थ्योरी जो दिया वो 2 थ्योरी को दिया। एक जो थ्योरी दिया वो थ्योरी दिया, इसका 2 पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। यानी प्रत्येक लिविंग सेल, एवरी लिविंग बॉडी इज मेड बाय सेल। यानी सेल जो है किसी भी चीज का निर्माण किया है। यानी जितने भी सजीव प्राणी आप देख पा रहे हैं वो किससे बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं। मेरा बात समझ में आता है? और जो इसका दूसरा पार्ट था वो ये पार्ट था कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। आजा, क्या बोला? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी तक सेल थ्योरी का यही 2 पार्ट। मेरा बात समझ पा रहे हैं? मेरा बात समझ। तब जाकर एक बायोलॉजिस्ट और ऐड हुए। यही बायोलॉजी है, इसमें डेट चलता चलेगा। ठीक, अभी तक हम आपको क्या बताएं? देखिए, हम बार बार इसलिए बताते हैं कि आपको याद रहे। 1665 में कौन आए थे? कौन आए थे? क्या किए थे? 1674 में क्या किए? आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है, बस वही पढ़ रहा है, आप लोग के लिए नहीं पढ़ा है। तो फिर बोलने से मना किया। 1665 में किसका खोज हुआ? 1674 में किसका खोज हुआ? 1831 में किसका खोज हुआ? 1839 में किसका खोज हुआ? अब जाकर सेडान और स्वान आए, एक 1838 में और एक 1839 में। 2 पार्ट दिए। एक पार्ट था कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा पार्ट था कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरा बात समझ आ रहा है? तब इसके बाद आगे चलकर 1839 में प्रोटोप्लाज्म का खोज होता है और उसके बाद 1855 में, क्या बोले हम? 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है वर्च्यू। क्या नाम होता है? वर्च्यू। पूरा नाम उनका रुडोल्फ वर्च्यू होता है। शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप उनको आर वर्च्यू भी बोल सकते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही? तो ये घटना कब की है? 1855 की। इसको मिटाएंगे, पहले लिख लो। अब आइए। तो अब घटना 1839 से खुलती है। अब ये किधर को जा रही है? 1855 की तरफ। अब गाड़ी 1855 पे पहुंचती है और इस 1855 में जो स्टेशन मास्टर है वो कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है, जिनको हम लोग रुडोल्फ भर्चू भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हैं। सेल थ्योरी को एक्सपेंड करते हैं यानी बढ़ाते हैं, यानी एक नया थ्योरी और जोड़ते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि इसका मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उसका मॉडिफिकेशन करते हैं। ये घटना कब घट रही है? 1855 में। होता क्या है इस बात को समझ। अभी तक जो दो सेल थ्योरी दिया हुआ था, ठीक है, जो दो सेल थ्योरी दिया हुआ था, अब उस सेल थ्योरी को एक्सपेंड करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया जाता है कि भैया जो भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल है, यानी एक सेल अगर पहले से आपके पास है, एक सेल अगर आपके पास पहले से है, तो नया सेल जो बनेगा आपके शरीर में, वो सेल कहीं फैक्ट्री में नहीं बनेगा, वो सेल इसी सेल से बनेगा, यानी इसी सेल अपने, यही सेल अपने आप को डिवाइड करेगा और एक नया सेल बना देगा। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यानी ये अपना फोटो कॉपी करेगा। जिस प्रोसेस से ये अपना फोटो कॉपी करता है उस प्रोसेस को माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोसिस। दूसरा चीज होता है मियोसिस। मियोसिस के विधि से भी फोटो कॉपी होता है, लेकिन वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में काम देगा। सेल रिपेयर में, पूरे बॉडी फंक्शन में आपका जो डिवीजन घटता है उसको माइटोसिस कहते हैं। किसी दूसरे समय में हम आपको बताएंगे कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ये हमारा मुद्दा अभी नहीं है। हमारा मुद्दा है एक्सपेंशन को समझना, मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। तो ये कहे कि एक जो पुराना सेल है इससे नया सेल आता है, तो एक बात दिमाग में लाइए, ओए एक बात दिमाग में लाइए कि इसका मतलब हुआ कि ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हो सके, एक जिसमें एक ही सेल रहता हो और दूसरा जिसमें ये सेल की संख्या बढ़ता जाता हो। गलत बोल रहे हैं क्या? समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हुआ कि जिसके बॉडी में एक सेल है उसको यूनिसेलुलर नाम दिए। उसको क्या नाम दिए? यूनिसेलुलर। क्या नाम दिए? यूनी मतलब होता है सिंगल, यूनिक का मतलब ही होता है सिंगल पीस, वन एंड ओनली पीस। समझ आ रहा बात? सिंगल पीस कहने का मतलब, जैसे हम कहे कि इस क्लास में आई यूज यूनिक स्टूडेंट, तो यूनिक कहने का मतलब हो गया अब इसके जैसा कोई नहीं हो सकता है, यानी एक ही पीस है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में एक ही सेल हो तब उसको क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। जब यही मल्टीप्लाई होने के बाद, डिवीजन करने के बाद संख्या बढ़ जाती है, तब ये जाकर मल्टी सेलुलर हो जाता है। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में समझिए। अब जो यूनिसेलुलर है वो सारा का सारा काम एक ही सेल से करेगा। क्या करेगा? एक ही सेल से करेगा। और इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। जितना काम एक बॉडी करता है वो सारा का सारा काम करने की क्षमता ये सेल भी रखता है। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ कि जैसे ही मल्टीपल सेलुलर हुआ तो सेल कंबाइन होकर टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या हो गया कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइड हो गया। खाना खाने के लिए आप माउथ का ही यूज कीजिएगा, नाक का यूज नहीं कीजिएगा। सांस लेने के लिए आप नाक का यूज कीजिएगा, माउथ का यूज नहीं कीजिएगा। ठीक इसी तरह से यूनिसेलुलर में आपको सारा का सारा फंक्शन एक ही सेल से करना पड़ेगा। मेरा बात समझा? तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद देखा गया कि ये सेल जो है आपस में डिवीजन भी करता है। और ये बात कौन बताए? रुडोल्फ भर्चो। तो रुडोल्फ भर्चो बताएं कि जो भी नए सेल होंगे वो सेल कहाँ से आएंगे? पुराने सेल से। तो उसके लिए वो एक स्टेटमेंट दिए, उस स्टेटमेंट को कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ओमनी सेलुला ई सेलुला।
ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? रुडोल्फ बर्चू के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि जो भी नए सेल है ना, जो भी नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही डिवाइड होकर आते हैं, यानी ओल्ड सेल जो है, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है, वही नए सेल को प्रोड्यूस करता है। यानी नए सेल का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो इसमें एक और स्टेटमेंट जुड़ता है, उसको कहते हैं न्यू सेल। न्यू सेल arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई दिक्कत? ये कब आता है? 1855 में। लिखिए, तो यहां से आप समझे कि साइंस में जो किसी चीज का खोज होता है या किसी चीज को एक्सपेंड किया जाता है या किसी चीज को मॉडिफाई किया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन का आना। जैसे ही क्वेश्चन आता है, उस पर गहन होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, फिर जाकर उसका आंसर आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर अभी आप देखें कि बर्चू साहब ये सोचे कि एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अगर नहीं आता है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये बताइए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना कहाँ से? तो वो सिंगल सेल से बना। तो सिंगल सेल से बना कैसे? कि सिंगल सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि आप अपने अंदर पूछने की ताकत लाइए, अपने अंदर जानने की इच्छुक बनिए। सर ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ क्यों होता है, ये चीज़ ऐसा ही क्यों होता है? मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए अब देखिए, इस बेसिस पर हम लोग दो कैटेगरी बनाए, एक बनाए यूनिसेलुलर और दूसरा बनाए मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और दूसरा आपके पास क्या था? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब कोई बच्चा मल्टी टैलेंटेड है तो कहेंगे उसके पास बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा गुण है। तो इसका मतलब हो गया कि मल्टी मतलब बहुत सारा, सेल, सेलुलर यानी सेल से बना हुआ, तो बहुत सारे सेल से बना हुआ तो हो गया मल्टी सेलुलर। अगर सिंगल सेल से बना हुआ है वो हो गया यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने शरीर में घट रहे जितने भी फंक्शन होंगे वो सिंगल सेल से करेंगे। मल्टी सेलुलर के पास डिवीजन ऑफ लेबल्स होता है, जैसे फंगी, प्लांट, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या है? मल्टी सेलुलर। समझ में आ गया? जैसे कैलामेंडोमोनाज, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेरा बात समझ में? तो ये आप क्वेश्चन लिखिए और हमको बताइएगा बनाकर, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कितना ये क्वेश्चन होगा, जितना आप लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख लिया तो इसको बंद कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के लिए नहीं, अभी नहीं बनाना है, बात को सुनिए। अब क्या है कि सेल के भी सिस्टम को समझिए। जैसे ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं कि मनुष्य घर का जो निर्माण कर रहा है, तो जो घर पहले निर्मित था उसमें ज्यादा फंक्शन है, जो अब बन रहे हैं उसमें ज्यादा फंक्शन। जो अब बन रहे हैं, पहले टीवी मोटा होता था, अब टीवी पतला हो गया, नहीं हो गया? पहले आदमी पतला होता था, अब आदमी मोटा हो गया। कहने का मतलब हो गया कि आपको क्या किया है, साइंस इतना आराम दे दिया है, विज्ञान आपको इतना आराम दे दिया है, तो विज्ञानों को न तनी आराम करवाइएगा। तो क्या कीजिए कि विज्ञान को भी हल्का कीजिए, उसको भी हल्का होने का जरूरत है। अब आप जैसे रट लेते हैं, जैसे अभी एक एग्जाम्पल हम आपको दें कि अभी आपको हम बताते हैं कि आपका बुक है, मान लीजिए ये आपका बुक है, ठीक, और इस बुक में आप देख पा रहे हैं कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है 5.2.1, ठीक है। तो यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? दिस इज द outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some material in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. मेरी बात को समझिए। अब अपने अपने तरीके हैं, या तो आप इतना याद कर लीजिए
तो वो हो गया लिटरेचर सिस्टम। वो क्या हो गया? लिटरेचर सिस्टम। वो कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप मेरे पास आए हैं, हम पर आप विश्वास किए हैं, आपके पेरेंट्स विश्वास किए हैं, तो मेरे सिस्टम से आप चलिए। मैं आपके पढ़ाई को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा जितना आसान अब तक आप कहीं नहीं देखे। आप इतना नहीं रख सकते हैं, आप इतना बात याद रख सकते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बात खत्म हो जाएगा। हम बस इतने पढ़ाएंगे कि सेल में जो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं वो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो बच्चा इतना याद करके सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा, हम एक लाइन में ये पूरा याद करवा देंगे। ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम ये पूरा छुड़वा देंगे, छूटेगा कुछ नहीं। हम जो बताएंगे वो एक पॉइंट पर बताएंगे, और जितना पॉइंट इसमें लिखा हुआ है वो सारा एक पॉइंट में आएगा, इसकी गारंटी मेरी। ठीक, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। खाली पकड़ते कर रहा है मास्टर कि उस पर उतर भी रहे हैं, इस बात को भी देखना पड़ेगा। तो आप हमको लिख के दिखाइएगा डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जब सेल क्या है, प्रिमिटिव स्टेज में है, पी से प्रोमेटिव, अब पी से प्रिमिटिव, अब पी से पुराना। तो पुराना बिल्डिंग कम डेवलप्ड है ना भाई, तो जो पुराना सेल होता है उसमें क्या होता है कि नए सेल जो आते हैं वो थोड़े एडवांस्ड हो जाते हैं, बस बात यही है। उसमें कुछ चीज एब्सेंट रहते होंगे तो नए सेल में वो चीज प्रेजेंट हो जाते हैं। यही अंतर है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक। पी से होता है प्रेजेंट और पी से होता है प्रोकैरियोट। तो इसका मतलब पी में होगा एब्सेंट। नहीं समझ में आया? पी से होता है प्रेजेंट, तो होना चाहिए था प्रेजेंट, लेकिन इसमें होगा एब्सेंट। ये आपको बाद में है, ऐसे याद रख सकता है। तो जो जो चीज प्रेजेंट होता है वो चीज इसमें एब्सेंट करते जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे देखिए ये है सेल, ये है सेल, तो ये है सेल का मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, तो ये है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। अब कोई आपसे पूछेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें नहीं होगा, तो नहीं होगा उसमें जिसका नाम प्रेजेंट होगा। तो पी से प्रेजेंट होता है, पी से प्रोकैरियोटिक होता है, इसका मतलब प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। पी से पुराना होता है तो पुराना डेवलप्ड नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? मेरा बात समझ में आइए, अब मेरी बात को आप समझिए। अब इसके सेल के अंदर और बाहर करने के लिए सबसे पहले अगर एक्सटर्नल मटेरियल को क्रॉस करना होगा तो किससे क्रॉस करना होगा? इस लेयर से क्रॉस करना होगा। और पिछले लेक्चर में हम बताएं कि इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्लाज्मा है और इसको घेर के रखा है। सेल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल है और इसको घेर के रखा है। तो हम बताए थे किसी चीज के साथ मेम्ब्रेन लगा दीजिए, वो उसके प्रॉपर्टी को बताए। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, समझा गया? कूस मेम्ब्रेन, कूस सर का मेम्ब्रेन। आयुष मेम्ब्रेन, आयुष का मेम्ब्रेन। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का मेम्ब्रेन। मेरी बात। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब बीच में पट से मत बोल देना सर सेल वाल छूट गया, छूटा नहीं, हम कनेक्शन बता रहे हैं, साइंस को आसान कैसे किया जा सकता है। तो वहां आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सेल वाल आखिर आया क्यों। अभी बता देंगे कि भाई ये सेल वाल भी होता है प्लांट सेल में, तुम्हें दिमाग में नहीं आएगा क्यों आया। हम तुमको क्वेश्चन बताएंगे कि क्यों आया, हम बताएंगे क्योंकि क्यों आया, इस बात को समझेंगे। पहली बात, लास्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी सेल के अंदर में कोई चीज आता है तो उसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं, अगर सेल से बाहर कोई चीज आता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। उतना में कोई दिक्कत। सेल ड्रिंक करता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं, सेल ईट करता है, इनगल्प करता है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत। ये काम होगा किसके थ्रू? तो ये काम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसका मतलब कि इसमें से कोई चीज इधर जा रहा है और इसमें से कोई चीज इधर आ रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं छिद्र होगा। अपने आप में सोचो, मान लो अभी तुम कुछ नहीं पढ़ा है, तुमको कहा कि बउआ इसमें से इसमें जाना है, बताओ कैसे जाएंगे? तुम कहेगा गेट होगा, चल जाएंगे। है? तो यहां से एक पॉइंट तुमको आया कि इसमें पोर्स होंगे, आया कि नहीं है? तो पोर्स अगर मान लो ये है, ये आपका छलनी है। छलनी समझते हैं? छनना, छननी नहीं समझते हैं? अब मान लीजिए छकना समझते हैं ना, जिसमें से दूध छांकते हैं, तो क्या बहुत छोटा छोटा पोर रहता है, इसका मतलब वो परमिएबल रहता है।
लेकिन वो पोर सेलेक्ट करता है, क्या करता है, सेलेक्ट करता है। किसको, दूध है जाओ मेरे लिए, हाँ तुम अच्छा है, दूध को जाने देते हैं, लेकिन जो गंदगी रहता है उसको सेलेक्ट कर, रुक रुक रुक, पहचान गए, बाराती में लगा हुआ है, आजकल बगल में शादी है, खाना नहीं बनाएंगे, चलो आज वहीं खाएंगे, तुमको पता नहीं, कुछ सेटिंग करके रख लिया है, वहाँ दरबान खड़ा है, आप किनके यहाँ से आए हैं, फंस जाएगा, समझ आया, गेट पर लगा रहेगा तो फंस जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, और है तो मेम्ब्रेन, इसके लिए इसको क्या कहेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए सेलेक्टिवली मतलब हुआ कि इसका काम है सेलेक्ट करना कि कौन चीज अंदर जाएगा कौन चीज नहीं जाएगा। अब कोई चीज को अंदर जाने देगा और बाहर जाने देगा तो इसका मतलब कि वो परमिशन भी देने का काम करता है, वो परमिट भी करता है, वो अलाउ भी करता है, इसीलिए इसको परमिएबल नाम पड़ा। ठीक है, अब है मेम्ब्रेन, यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन जिस मेम्ब्रेन से किसी भी सब्सटेंस को सेलेक्ट करने के बाद परमिशन मिलता है अंदर बाहर करने का, उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोई पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अंदर बाहर करने के लिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नाम पड़ा, क्योंकि ये अपने मन से कोई भी सब्सटेंस अंदर नहीं चला जाएगा, ये पहले सेलेक्ट करेगा, फिर परमिट करेगा, फिर अंदर और बाहर होगा। इतना बात समझ में आया? पूरे पैराग्राफ में इतना ही बात लिखा हुआ है, हो सकता है तो आप इसको रट लीजिएगा, नहीं अगर मेरा बात याद करना है, मेरे तरीके से चलना है, तो आप ये 3 बात याद रखिएगा, बस आप लिख दीजिएगा, आप किसी को समझा दीजिएगा। अगर ये पूरा याद करना पड़ा, पहली बात तो फालतू आपका समझ जाएगा, दूसरी बात आपके ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। रटना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, मेरी बात को समझिए। हम रटने नहीं बोलते हैं, हम समझने बोलते हैं। आखिर इसको परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गया तो क्यों कहा गया, इसको इसलिए परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहा गया, क्योंकि ये सेलेक्ट होने के बाद परमिट करता है। हो गया, बात खत्म। इसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें हो सकता है कि गैसियस पार्टिकल अंदर जाए या लिक्विड पार्टिकल अंदर जाए, यानी अंदर बाहर या तो गैसियस पार्टिकल करे या तो लिक्विड पार्टिकल करे, समझ आ रहा है? तो गैसियस करेगा तो किस प्रोसेस से करेगा, आपको लास्ट लेक्चर में बताए हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। यानी CO2 ये क्या है, वेस्ट मटेरियल है, अगर सेल में ज्यादा बन गया तो यहाँ पर हायर डेंसिटी, हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा, सेल के एनवायरनमेंट में लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो ये हायर से लो की तरफ मूव करना चाहेगा, और जिस विधि से करेगा उसको डिफ्यूजन कहेंगे। जब वाटर का यही सिस्टम होगा तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा, और लास्ट लेक्चर में हम आपको बताएं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। जब इस सेल को उठा के हम लोग एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड में डालेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, और हाइपोटोनिक क्या होता है। ये सारा बात प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं हमने लास्ट लेक्चर में बताया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये नाजुक भी है। ये क्या है, नाजुक भी है। नाजुक कहने का मतलब थोड़ा दिल का साफ आदमी है। क्या है, दिल का साफ आदमी है। इसका मतलब ये फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्या है, फ्लेक्सिबल है। मेरी बात को समझिए, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला होना, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, यानी वो चारों ओर अपना मूवमेंट कर सकता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अपना मूवमेंट चारों ओर कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो एक बात बताइए, अगर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में रहे और प्लांट आगे पीछे दाएं बाएं करने लगे, बात बनेगा? नहीं बनेगा। तो अभी हम क्या बोले आपको, ये दिल का साफ इंसान है, कहता है आओ आ जाओ, हाँ कहता है, ये बंटवारा नहीं चाहता है। लेकिन अब किसी दो भाई में लड़ाई हो जाए, बंटवारे के लिए आपको क्या खड़ा करना पड़ेगा, दीवार। ठीक है, तो अपने आंगन में लगाए तो उसको दीवार कह दिए, अर्थात सेल के लास्ट में लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेल का दीवार कहेंगे ना।
तो उसको कहेंगे सेल वॉल। उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल। उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल। उसको क्या कहेंगे? सेल वॉल। अब समझ में आया सेल वॉल का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और ह्यूमन में तो सही है, लेकिन अगर प्लांट में ये फ्लेक्सिबल होने लगा, इसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ये तो हवा में डुलने लगेगा चारों तरफ। समझ आ रहा है? फिर डांस स्टार्ट हो। इससे तो ये भी पता चल गया कि प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी क्यों नहीं चलता है, क्योंकि उसमें प्लांट सेल वॉल। वो बात की कंसेप्ट है, हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। हम आपको क्या कह रहे हैं कि इसके पास अभी तक क्या था? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन था। ये एनिमल सेल की बात थी, लेकिन प्लांट सेल में अब उसके ऊपर उसको रिजिड बनाने के लिए, उसको पावर देने के लिए एक दीवार लगाई जाती है, जिस दीवार को कोई नहीं काट सकता है, ना तो करण अर्जुन काट सकता है, ना तो केजीएफ काट सकता है। उस दीवार का नाम क्या है? सेल वॉल। याद रहेगा, याद रहेगा। एक पॉइंट छूट गया कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ रहता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं, हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ रहता है? लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल वॉल का जिक्र करेंगे। अभी आप समझे कि सेल वॉल का जरूरत क्यों पड़ा, और सेल वॉल कहाँ होता है। कोई पूछे प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में, क्या बोले? नहीं, सेल प्लांट सेल में होता है, ठीक है? तो इन सारे बात को लॉजिकली समझिए। जब तक हम लॉजिक नहीं लगाएंगे ना, तब तक साइंस पढ़ने में मजा नहीं आता। तो फिर उससे बढ़िया लिटरेचर पढ़ ले। हाँ, इंग्लिशों की किताब में चलने लगेगा, एक नया चैप्टर आएगा सेल, सेल की कहानी लिटरेचर में पढ़ाया होगा, आप रटिएगा, फिर अगला साल फिर रटिएगा, फिर रट के क्या कीजिएगा? मेरा बात समझे, मेरे पढ़ाने का मतलब ही यही है। अगर इसमें से एक को दो आदमी साइंटिस्ट बन गया, इसका मतलब हम पढ़ाने में सफल हैं। हम तब तक अपने आप को सफल नहीं मानेंगे जब तक कि कोई यहाँ से साइंटिस्ट नहीं बनेगा। डॉक्टर इंजीनियर बनना अच्छी बात है, हम खराब बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। एक दो साइंटिस्ट बनो, ब्रेन को बनाओ ना यार। ब्रेन जब बनता है तो मजा आता है, ठीक है? समझ आ रहा है? ब्रेन तैयार होना चाहिए, और ब्रेन तैयार करेगा कौन? कौन करेगा ब्रेन तैयार? बायोलॉजी वाला। कौन करेगा? बायोलॉजी। और वो बहुत जल्द करेंगे, ठीक है? बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। यहाँ नहीं समझ में आता है, लेक्चर देखिए, लेक्चर पे नहीं समझ में आता है, हमको तंग कीजिए। मेरा नंबर आपके पास, व्हाट्सअप नंबर आपके पास, 24 घंटा यहाँ रहते हैं। जब बुक कॉपी लेकर आइए, बैठिए, सर ये नहीं समझ में आया, सर हटाइए, सर को गोली मारिए, भैया ये समझ में नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, सारे कंसेप्ट को यहाँ पर रगड़ के रख देंगे। ये हमारी गारंटी है। पैराग्राफ रटने का झंझट हम खत्म करेंगे, ये भी हमारी गारंटी है। उसका एक झलक अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कल पढ़ के लाइएगा। कोई भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कहने का मतलब एनसीईआरटी के अंदर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको बना कर लाना है। जैसे देख लीजिए, पहला है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ, सेल का खोज किसने किया और कैसे किया। उसके बाद व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहले लेक्चर में हम बता दिए थे कि सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं। इसके बाद दिया हुआ है, व्हाट डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट। CO2 और वाटर कैसे मूव करता है, अभी जस्ट बताए हैं आप, ठीक है? अब कहता है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको क्यों कहते हैं? ये पहला पैराग्राफ में आंसर है। रटने का मन होगा तो वहां से रटिएगा, छापने का मन होगा तो वहां से छापिएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, एक अच्छा लर्नर बनने का मन होगा ना, पढ़ने वाला बच्चा बनने का मन होगा ना, कुछ जानने वाला, तो हम जो बताएं इसको स्मरण कीजिएगा और लिखने का कोशिश कीजिएगा, अपने मन से छापिएगा मत कि भैया बताएं क्या थे। सेलेक्टिवली परमिएबल, अरे क्वेश्चन में तो इतना देखा ना सेलेक्टिवली, कहता है लोग चीटिंग नहीं, चीटिंग यहाँ से होता है सर। आंसर तो सर बताए थे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही तो आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा कि सेल को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। मेरी बात को समझिए, सर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ही तो आंसर है। हम तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन न पढ़ाएं, पूरा आंसर तो अपने आप उसमें है। सेलेक्टिव जो सेलेक्ट करता है, परमिएबल जो परमिट करता हो, और मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन जो सेल को घेर कर रखा हो। यानी सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो किसी चीज को सेलेक्ट कर परमिट करता है, तो उसको सेलेक्टिवली परमिएबल। चीटिंग करना दिमाग चाहिए, दिमाग रहेगा चीटिंग करते रहे। तो चीटिंग हुआ कि नहीं हुआ बताओ, क्वेश्चन में आंसर दे। चीटिंग करते हैं ना, हर कोई नहीं कर सकता है। जिस जिंदगी में पढ़ भी नहीं किया उसको जाकर बुक दे दिया, इसी में आंसर है। खोजते खोजते उसका 3 घंटा खत्म हो जाए। समझ में आया बेसिकली हम क्या समझाना चाह रहे थे? पढ़िए, नेक्स्ट से हम लोग सेल ऑर्गेनेले, सेल वॉल को पढ़ेंगे कल, और सेल ऑर्गेनेले की तरफ मूव करेंगे। फिर सेल ऑर्गेनेले में आपको तरह तरह की चीज़ मिलेंगे, न्यूक्लियस मिलेंगे, लाइसोसोम्स मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, ठीक है, प्लास्टिक मिलेगा। इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए सेल को हम लोग बहुत मस्ती में पढ़ेंगे। मज़ेदार चैप्टर, रटने का कोई बात नहीं है, और कभी मत रटिएगा, कभी मत रटिएगा। हम लोग पड़ाव पार कर गए, रटने का जरूरत नहीं ना पड़ा,
अब बीच में दौड़ेंगे, फिर लास्ट में भी रटने का कहीं जरूरत नहीं। खत्म करें क्या?